प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। कई जो इस कार्यक्रम को देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं उनका कहना है नाम बहुत सुंदर है, लेकिन नाम ही सुंदर हो यही इतना ही पर्याप्त नहीं है। हम लगातार प्रयास करते हैं कि इसका जो कंटेंट है, जो तथ्य है, वो भी रुचिकर बना रहे। और जैसा आप हमें अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रिया में भेजते हैं कि ये जीवन को ट्रांसफॉर्म करने वाला भी है, तो आज इसी कड़ी में हम फिर आगे बढ़ रहे हैं, एक और विमर्श का मोती लेकर आगे बढ़ेंगे। आज जो एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट है जिससे मैं भी बहुत गुजरता हूँ, आप भी गुजरते ही होंगे, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं बुरा लग गया। अब बुरा क्यों लग गया साहब? बुरा लगने के कई कारण होते हैं। कोई हमारी सहज आलोचना कर देता है, हम बड़े प्रसन्न मूड में बैठे हैं, बहुत सुंदर ड्रेसअप अपने हिसाब से पहना और किसी ने कहा क्या पहन के आ गया, आपका मूड ऑफ हो जाता है, बुरा लग गया। कई बार ये बुरा लगना बहुत सारे गंभीर कारणों पर भी निर्भर करता है। कोई निरंतर आपकी खिंचाई कर रहा है, आप उसके प्रति एक दुर्भावना से ग्रस्त हो गए या वो आपके प्रति दुर्भावना से ग्रस्त है और बुरा लगने का ये काम बढ़ता चला जाता है। बुरा लगने वाला व्यक्ति अलग ही पहचाना जाता है। जैसे हम लोग मजाक में कहते हैं कि शादी में कोई ना कोई बुआ और कोई ना कोई फूफा रूठ कर मुंह फुलाकर गुब्बारे की तरह बैठ ही जाते हैं। ऐसे मुंह फुलाकर बुरा मानकर बैठे हुए लोग हमारे घरों में भी बड़ी संख्या में हैं और हमारे कार्यालयों में या हमारे संस्थानों में भी बड़ी संख्या में है। बुरा लगने के साथ ही पूरी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। दफ्तर में बैठे बाबू साहब जो हैं वो फाइल पटक देते हैं, अरे गुरु बुरा लग गया यार, आज अच्छा नहीं लगा, साहब ने जैसी भाषा में बात करी ना, बिल्कुल एकदम दिल में ऐसी कचोट उठी है, कछु करने को मन नहीं कर रहा यार, बुरा लग गया। साहब को बुरा लग गया कि वो बड़े साहब के पास गए थे, वहाँ कुछ खिंचाई हो गई। आखिर ये बुरा क्यों लगता है? क्या हम अपने से इतना प्यार करते हैं, हमने अपनी जो छवि बना रखी उसमें बुरे के लिए कोई जगह ही नहीं है? इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं, निंदक नीरे राखियाँ आंगन कुटी छवाए, लेकिन ये तो कस्में वादे प्यार वफाएं साहब, बातें हैं, बातों का क्या, एक सीमा रहती है। यहाँ तक कोई मजाक करे, अब जैसे होली आ ही गई है, यहाँ तक किसी ने मजाक किया ठीक है, यहाँ तक मजाक किया ठीक है, यहाँ तक मारे गुरु यहाँ मत पहुँचो यार, इनको लेकर मत आओ, ये जो तुमने बात कह दी है ना, ये परिवार पे मत आया करो यार। मतलब हम सब ने अपने एक चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, 4 चैनल तय कर रखे हैं कि यहाँ तक मजाक झेलेंगे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसको बुरा नहीं लगता है? फिर आप कहेंगे वो तो साहब गरीब की गाय होगा, यानी उसकी बुरा मानने की हैसियत ही नहीं होगी। यानी बुरा मानना एक स्टेटस सिंबल भी है। फ़ोन ही नहीं उठाता मैं, फेसबुक पे लाइक वाइक करता ही नहीं, मैं तो देखता ही नहीं यार, मैं तो उसकी तरफ निकलता तो यूं बैठ जाता हूं। यानी बुरा मानना एक स्टेटस सिंबल भी है। लेकिन इस बुरा मानने की प्रक्रिया में हमारे भीतर बहुत सारे भावनात्मक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मुंह तो फूल ही जाता है, मस्तिष्क लगातार सोचता रहता है कि बुरा लग गया, अब इसका जवाब कैसे दूं, और तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनसे हम गुजरते हैं। और धीरे धीरे हम ये पाते हैं कि हम एक बुरा मानने वाले बुरे व्यक्ति ही बन गए। तो बुरा मानना यानी बुरा हो जाना है। क्या वाकई मैं ठीक कह रहा हूँ? ये तो विद्वान वक्ता ही बताएंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता और प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, जिनकी टीका और भाष्य हमें निरंतर इस कार्यक्रम में आनंदित करती है। तो चलिए सीधे पूछते हैं कि क्या बुरा मानने वाला व्यक्ति बुरा ही होता है? प्रणाम कर रहा हूँ जी। आज आपने बड़ा सामान्य शब्द और चलित शब्द लेकर आप आए हैं जी, लेकिन ये सामान्य और चलित होने के बाद भी प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति की, आपने स्वयं कहा कि एक निश्चित सीमा रहती है। मुझे लगता है जैसे बुखार जो है वो एक निश्चित प्रमाप के बाद जब ऊपर पहुंच जाता है तो हरारत से कहीं अधिक, हम बुंदेलखंड में उसको हरारत कहते हैं जी, तो हरारत से कहीं अधिक तापमान बढ़ जाता है। बुरा लगने की प्रक्रिया पर मैं एक आपकी बात को सुनकर एक चिंतन कर रहा था
किसी घर में रंग लगाया जा रहा था, दरवाजों में वार्निश पोती जा रही थी। वार्निश पोताई हुआ था, उधर से कोई गुजरने लगा तो आदमी ने सावधान किया, संभल के, अभी उसमें रंग लगा हुआ है, वो आपको लग जाएगा। तो बोले ये तो वार्निश है, चिपक गया होगा। बोले नहीं नहीं, उसको समय चाहिए वरना लग जाएगा। घड़ा बनाते हुए कोई आदमी बैठा हो और कच्चा घड़ा हो या मिट्टी कच्ची हो और आप उसके पास से निकले तो थोड़ा संभल कर निकलना चाहेंगे, क्योंकि वो मिट्टी चिपक जाएगी आपको। कहीं भी थोड़ा गीलापन होता है, कहीं भी थोड़ी आर्द्रता होती है तो उसके लग जाने का भय आपको हमेशा बना रहता है कि वो लग जाएगा। आर्द्रता राग में होती है, अनुराग पक्का होता है। तो जिनके जीवन में राग होता है वो लगते रहते हैं। बहुत ध्यान सुंदर, रखिएगा। वाह, अनुराग पक्का होता है। वाह। तो जिसके जीवन में राग है, अब राग व्यक्ति को क्या होता है, रागी व्यक्ति जो है मूल रूप से छलकता जल्दी है। रागी व्यक्ति को आप ये मान सकते हैं, उसके लिए बोलचाल में अधजल गगरी छलकत जाए कहते हैं। दूसरा, रागी व्यक्ति को आप उबलते हुए दूध से भी तुलना कर सकते हैं। उबलता हुआ दूध जो है वो रागी व्यक्ति का ही प्रतीक है। जल्दी उबाल किसी चीज में, तो उसको मध्यम आंच में यदि आप पकाएं तो वो बढ़िया ओट जाएगा। ओटने में, उसके उबलने में गिरने का खतरा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो अगर दूध पूरा सिक से भी भरा हो किसी पतीली में और मध्यम आंच में पक रहा हो तो फिर उसके बुलबुले उठेंगे, उसके गुड़गुड़ाहट देख के महक फैलेगी चारों तरफ, उसको बुरा नहीं लगेगा। आप देखिए, इसका भी एक अच्छा अभ्यास है ये जीवन में। बुंदेलखंड में कभी आप यात्रा करें तो इस बुरा लगने को दूर करने के लिए कंटम नाम चो कंट का, कि आप कितनी देर तक बुरा नहीं मानेंगे, उसके लिए गारी गाई जाती है। बुंदेलखंड के विभिन्न शादी विवाह में जो नए नए समधी सजन आते हैं और जो लोग आते हैं उनके स्वागत में गारी गाई जाती है, और वो भी उस समय जब वो भोजन करने बैठे हों, क्योंकि भोजन करते समय वो तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। 56 व्यंजन परस दिया जाता है, तरह तरह के पूड़ी, सब्जी, मलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन इत्यादि इत्यादि रखे होते हैं, और वो जैसे ही खाने बैठते हैं वैसे ही भीतर से महिलाएं गारी गाना शुरू करती हैं और बड़ी तीखी और तेज और व्यंग्यात्मक आवाज में गारी गाती हैं। तो जो वहाँ सुधशील लोग होते हैं, जो आनंद लेने वाले होते हैं, वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर खाते हैं। वो आपकी ऐसी शैलियों पर टिप्पणी करते हैं कि यदि किसी को देख लिया कि वो बिना मूछों के है, मूछ नहीं है, तो वहां से गारी के शब्द हैं बुंदेलखंड में, मूछों की बिल्कुल कर लई सफाई, इन्हें शर्मई ना आई। मतलब आपको बोल रहे हैं कि आप मुछमुंडा होकर घूम रहे हैं, मूछ कटा लिया है, आपको शर्म नहीं आती, अब आपको कैसे बुरा ना लगे। तब भी मुस्कुराते चेहरे वहां दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो अनुराग में रंगे होते हैं। उनके जीवन में राग नहीं होता। जो लोग कहीं ना कहीं उदासीन हो गए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं मानसिक विकृति के शिकार हो गए हैं, उन्हें ये लगता है, क्योंकि बुराई लगती है, बुरा थोड़ी लगता है। ध्यान रखिएगा, आप बुराई आप में अगर लग चुकी है तो आपको बुरा लगेगा। बहुत जो लगने वाला तथ्य है वो बुराई है। तो अगर आपको बुराई लग गई है तो फिर बुरा लगना शुरू होगा। बुरा काय का लगना है? मैंने आपको कई बार अनेकों ने उदाहरण दिए हैं, अनेकों ने वृतांत के माध्यम से मैं अपने इस कार्यक्रम के श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत छोटी छोटी बातों से, जिनका हृदय जितना संकुचित होता है उनको उतनी जल्दी बुरा लगता है। हृदय की विशालता जो है वो बुराइयों से वैसे भी मुक्ति होती है, क्योंकि बुरा लगता कहीं नहीं है, वो आपकी केवल अनुभूति में। आप तो बैठे ही हैं, आप तो बैठे ही रहते हैं कि कोई कुछ कहे और हम बुरा मान जाए, ताकि लोग आपका मनोभार करने लगे। देखिए, रूठना बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं लगना चाहिए। आप रूठिए ना, रूठना इठलाने की एक पराकाष्ठा है। रूठता बालक है जो विकार से रहित होता है। रूठने शब्द का प्रयोग मेरे कन्हैया के लिए शुरू हुआ था कि कन्हैया रूठ गए, कन्हैया मचल गए, कन्हैया रोने लग गए। बच्चे रूठते हैं, रूठ गया। फिर रूठने का प्रयोग कालांतर में युवाओं ने अपने पास ले लिया। तुम रूठ गई हो क्या, तुम रूठ गए हो क्या। ये एक मनोहार की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए जरा भाई उनको मना लो। जीजा जी रूठ गए हैं, ये शब्द ठीक है। फूफा जी रूठ गए हैं, ये शब्द ठीक है। लेकिन अगर आपको बुरा लग गया है, इसका मतलब ये है आपको अंतर्चिंतन की यात्रा करना पड़ेगा और सबसे पहले अपनी बुराई देखनी पड़ेगी कि आपका कौन सा पक्ष कमजोर है, जो इतने छोटे से संक्रमण से व्यथित हो गए हैं। आप इतने छोटे से संक्रमण से। मेरे पिताश्री कहते थे, बड़े ना बोलें घट बचन, घट बोलें घट बोल।
तो इसका सर इसका एक मतलब तो ये बहुत साफ है, मैं हालांकि तुकबंदी मिलाने के लिए बोल गया था कि अगर आप बुरे हैं तभी बुरा लगेगा। तो रागी हैं, अगर राग कोई अच्छी बात तो नहीं है, अनुरागी होना चाहिए। कितनी सुंदर बात है कि दूध जो है अगर उबलेगा उफनेगा तो फिर तो गिरेगा ही नीचे। और ये आखिर इसको किस तरह से हम ठीक करें, दुरुस्त करें, कैसे झांकें अपने? देखिए, यहाँ पर पहले एक तथ्य अपना और स्पष्ट कर दें। जिनको बुरा लगता है वो बुरे ही हों, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार बुरे लोग ही बुरे प्रक्रिया भी करने में संलग्न रहते हैं। बिल्कुल सही। खाली दोनों हाथ से बज रही है, दोनों हाथ। अर्थात यदि आप मान सम्मान का ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप व्यंग्य विनोद ऐसे समय पर कर रहे हैं, आप अनावश्यक रूप से पूर्वग्रह होकर किसी को क्रिया ही ऐसी कर रहे हैं ताकि प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाए, तो यहाँ दोनों, जो बुरा कह रहा है वो भी बुरा है और जिसको बुरा लग रहा है वो भी बुरा होने का प्रयत्न कर रहा है, जो उचित नहीं है। क्रिया की प्रतिक्रिया आपने दे दी है। बुद्ध के किसी वचन से यदि कोई श्रोता दुखी होकर बुद्ध के ऊपर थूकने का प्रयत्न करे तो उससे बुद्ध थोड़ी नाराज होंगे। क्यों? उसको वो बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, वो कुछ चेष्टा कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम कदाचित किसी को जाने बिना उसके बारे में बहुत बुराइयां बोलने लग जाते हैं। अब आप उनसे पूछो, तुम कभी उनसे मिले हो? बहुत से लोग ऐसे लोगों की बुराई करते हैं जिनसे ना वो कभी मिले हैं, ना उनको जानते हैं, ना उनको देखा है, लेकिन महज उनके अंतर्चित्त में। कई लोग आप सुनेंगे, इसकी तो शक्ल देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि इसे बहुत सारे अपशब्द कहना शुरू कर दूं, इसकी शक्ल ही कैसी है। अब सवाल ये है, आपकी दृष्टि में दोष है ये आप नहीं देखेंगे, आपके दृष्टिकोण में दोष है आप नहीं देखेंगे। तो जो व्यक्ति किसी को ऐसा उपक्रम करे कि जिससे उसको बुरा लग रहा हो, आप ध्यान रखिए, घर के जो सुधीशील होते हैं वो धीरे से टोकते हैं, नहीं कक्का को ऐसा मत बोलो, अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात, आपको एक बात टोक रहे हैं, लेकिन आपके मन में तो कुतूहल है कि वो मूल रूप से जैसे बोलचाल में एक बच्चा दूसरे बच्चे को चिढ़ाने की कोशिश करता है ना, चिढ़ाने की, वह उसी का एक संक्रमित बड़ा रूप हो जाता है बुरा लगने के लिए कृत्य करना। तो यहाँ ध्यान रखिए, सबसे पहले अपराधी वो है जो ऐसा कृत्य करे। आप जान रहे हैं कोई व्यक्ति अति संवेदनशील है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा अति संवेदनशील व्यक्ति भी बुरा लग सकता है अति संवेदनाओं के कारण, क्योंकि वो परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण, ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्टिव है बहुत। जो लोग के अंतर चित्त में आत्मविश्वास का अभाव होता है उनको भी बुरा लग जाता है। जो परिपक्व है, जो एकदम आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, वो, जैसे आप देखिए, बहुत सारे लोग किसी पर व्यंग्य करते हैं, किसी पर चुटकुला बनाते हैं, किसी पर सुनाते हैं, अक्सर आते ही किसी न किसी का कुछ सा सुनाने लगेंगे। उससे ऐसा व्यक्ति जो विनोदी होता है वो सबसे पहले विनोद के लिए मुख्य विषय वस्तु स्वयं को प्रस्तुत करता है, स्वयं को प्रस्तुत करता है। अच्छे अच्छे व्यंग्यकार को देखिए, अच्छे अच्छे कवियों को देखिए, अच्छे अच्छे साहित्यकार को देखिए, वो अपने आप को मूढ़ कहने से बाज नहीं आते। वो कहेंगे, अब यार मैं मूर्ख नहीं समझ पाया तो मैं जाकर उनसे ये प्रश्न कर दिया। अब देखिए, अपने को मूर्ख बताकर विद्वतापूर्ण प्रश्न करना ये बहुत अच्छी परिपक्वता के निशान। तुलसी बाबा बार बार कहते हैं, मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ। भाई, आप तो संस्कृत बहुत जानते हैं, आप देखिए ना, और मैंने तो ये हिंदी की अवधी भाषा में दोहे लिखे हैं, आप इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें मेरी बड़ी महानता है आपकी कि आप मुझ जैसे व्यक्ति को सुन रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे एक बात की अच्छाई नजर आती है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, जिस भाषा में कह रहा हूँ, मैं हरिनाम का उच्चारण कर रहा हूँ, इसमें इतनी ही अच्छाई है। इसको पढ़ने से आपके जीवन में इतनी अच्छी बात आएगी। तो आप सबसे पहले अपने आप को स्वयं विषय वस्तु में प्रस्तुत करिए, उदाहरणों में स्वयं को रखिए। आप ऐसा, मैंने इतना अच्छा काम किया, आप मेरा अनुसरण करिए, ऐसा मत कहिए। आप कहिए, मैं चूक गया था, मुझ में ये बुराई थी, देखिए मैंने ये छोड़ दिया तो मेरे जीवन में आनंद हुआ। मनोचिकित्सक भी दो बातें कहते हैं कि दो तरह के लोग अपने व्यक्तित्व को लेकर बहुत ही सुरक्षात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। जो बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए प्रदर्शित होते हैं या उनके अंदर आत्मविश्वास होता भी है, और जिनके भीतर बिल्कुल ही आत्मविश्वास नहीं होता, क्योंकि एक आत्मविश्वास ना होने से हीन भावना से ग्रस्त है तो उसको हमेशा लगता है कि अब उसका अपमान होगा, और दूसरा जो मानता है कि मेरा कौन अपमान करेगा। तो इस प्रवृत्ति से भी बचने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर आपने बात कही। पहले अपन हीन ग्रंथि को स्पष्ट कर लें। हीन ग्रंथि क्या है? जब विषय के सारे प्रमाप आपको प्रभावित कर चुके होते हैं, आप उनसे ग्रस्त हो चुके होते हैं, तब आपकी दशा को हीन ग्रंथि की दशा कहते हैं। ग्रंथि का अर्थ होता है इंद्रियां। इंद्रियां वशीभूत हो गई विषयों के। क्रोध ने आपको वशीभूत कर लिया है, काम ने आपको वशीभूत कर लिया है,
द्वेष ने आपको वशीभूत कर लिया है, तो आप में हीनता आ जाएगी और हीनता से आप तुलनात्मक स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। कहीं भी जाएंगे तो किसी के गेस्चर पोस्चर से भी आपको बुरा लग जाता है। आप ध्यान रखिए, दक्ष प्रजापति इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दक्ष प्रजापति को लोग यदि शिवजी को सम्मान देने के लिए खड़ा हो रहे हैं तो दक्ष प्रजापति को बुरा लग गया है। वहाँ संवाद कुछ नहीं हुआ, वो नाराज ही इसलिए हो गया कि अच्छा उनको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, मेरे को कम सम्मान मिल रहा है। बुरा लगने के लिए बोलना जरूरी नहीं है शरद जी, कई बार मौन रहकर भी बुरा लग जाता है। सब मौन है लेकिन आपको बुरा लग जाएगा। आपने देखा कि आपके साथ बैठे आदमी ने किसी दूसरे को अतिरिक्त सम्मान दे दिया, उठ के अपनी कुर्सी दे दी, उसके चरणों में बैठ गया, आपको बुरा लग जाएगा। तो बुरा लगना जो है वो मूल रूप से आपका विषयी और विषयग्रस्त हो जाना है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिए। अब सवाल ये है कि हम इससे बचें कैसे। तो सबसे पहले तो खाली हो जाइए, सही बात है। फिर मांजिए। पहले बर्तन खाली कर लीजिए, फिर उसकी अच्छे से सफाई कर लीजिए ताकि उसमें इन्फेक्शन न रहे। कौन सा बर्तन? मन रूपी बर्तन, जिस पर हमने चिंतन किया था। मन रूपी बर्तन को स्वच्छ साफ रख लीजिए और आप सोच लीजिए मुझे तो भरना है। क्या भरना है? अच्छाई भरनी है। तो अच्छाई क्या होगी? जो आपको लगेगी नहीं, आपको रच जाएगी, आपके जीवन में बस जाएगी। लगने वाले तत्व तो जो हैं वो मैल भी हो सकते हैं जो आपको लग जाएं, लेकिन बसने वाले तत्व मैल नहीं है। बसने वाला तत्व जो है मन में वो शुभता लेकर रचित करता है जिससे आपके अंतर मन में आनंद का स्वरूप धारण आप करते हैं। तो आप अपना आत्मविश्वास स्तर बढ़ाइए। दूसरा, मैं किसका आपको बहुत सुंदर उदाहरण दूंगा। दो मित्रों की कथा है, मेरी देखी हुई व्यवस्था है। एक मित्र कद में थोड़ा छोटा था और एक मित्र कद में थोड़ा ऊंचा था जी। तो जैसे ही वो मित्र आए उसको वो छोटू छोटू बोल के बुलाने लगता था, इधर आ छोटू, इधर आ छोटू। वो आए चार लोगों के बीच में, अरे ये है ना छोटू, अरे छोटू तो उसको उठा नहीं पाएगा, छोटू तो खड़ा नहीं हो पाएगा, छोटू। बड़ा दुखी होता था कि सब लोगों के बीच वो उसके स्वरूप को लेकर ताने कसता है। शायद उसने आत्मचिंतन किया होगा। एक दिन विचित्र लीला थी, वो आया और आकर बोला, कितना लंबा कद है यार तुम्हारा मित्रवर, आहा ये तो देखो ये लंबू आ गए हैं, ये कितने लंबे हैं, कितने ऊंचे हैं। उसकी इतनी प्रशंसा करने लगा, इतनी प्रशंसा करने लगा कि वो अपनी प्रशंसा से शर्मिंदा हो गया। प्रशंसा का अतिरेक उसको शर्मिंदा कर देता है। तो जब आप ऐसे व्यक्ति को जो आपको बुराई करता है उसकी आप प्रशंसा करने लग जाइए, तो आपको बुरा लगना भी खत्म हो जाएगा और आप बिल्कुल आपकी स्थिति वैसी हो जाएगी जहां आप लज्जित होने का क्रम से मुक्त हो जाएंगे। आपके मन में एक भाव रहता है ना कि अभी वो दिख गया, देखना आप बचेंगे, वो दिखते ही मुझे पुराने नाम से पुकारेगा। उसे मालूम है कि आप उसे पुकारेंगे छोटू इधर आ, और आपको बुरा लगेगा कि वो मुझे छोटू कह रहा है। तो उसका बहुत अच्छा तरीका यह है, आप उसको खुद पुकारते हुए जाएं उसके अच्छे नाम से। अरे भैया आपने मुझे बुलाया नहीं, मैं आपका छोटू, कैसा बात कर रहे हैं। आप देखिए आपको एक अच्छी अनुभूति की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है और बहुत सुंदर विमर्श आज जो उभर कर आया है। पहला तो जो व्यंग करने का एक सिद्धांत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। व्यंग अच्छा वही कर पाते हैं जो सबसे पहले स्वयं को निशाना बनाते हैं। हमारे एक बुंदेलखंडी मित्र ने अभी एक सोशल मीडिया पर बड़ा सुंदर व्यंग डाला। गोस्वामी जी का भी संबंध बुंदेलखंड से ही है। उसने कहा धोनी का सूट नीलाम हुआ तो करोड़ों रुपए में बिका। उन्होंने एक मौसी जी कैरेक्टर गढ़ा है। वो बोले तुम्हारे मौसा जी की 3 जीन्स और 2 टी-शर्ट बर्तन वाली बरौनी को दिए तो 1 लोटा मिला। अब देखिए कितनी सुंदर बात है। अगर आप धोनी के सूट को लेकर ही पिल पड़ते, बुरा लग गया, क्या रखा यार, 4 करोड़ दे दिए लोगों ने यार, का रखो यार तुम्हें, का था वो, खाद लगा हीरे मोती जड़े कबा में, आप ये भी कह सकते थे। ये बुरा लगने की प्रक्रिया है, आपका मन कचोट गया है। लेकिन आपने यार तुम्हारे मौसा जी को दिए तो 1 लोटा मिलाया। अब इसमें एक ठहाका आपके चेहरे पर भी। आर.के. लक्ष्मण जाने माने कार्टूनिस्ट, उन्होंने जिस कॉमन मैन को बनाया वो खुद ही थे। यानी आप जो प्रतिदिन व्यंग्य कर रहे हैं वो खुद ही से कर रहे हैं। शरद जोशी अपने से ही शुरू करते थे, हरिशंकर परसाई खुद से ही शुरू करते थे। आप अगर बुरा मानते हैं तो इसका मतलब है, जो बात बहुत सुंदर है, कुछ खालीपन है हमारे भीतर, हमारा दिमाग खाली है, कॉन्फिडेंस विकृत है या कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है,
हम उलझे हुए हैं तमाम चीज़ों में, इतना समय है हमारे पास कि मेरे को ऐसा क्यों बोला, कि तेरी नाक ऐसी है, तेरा काम बहुत अच्छा है। कई बार जैसा गोस्वामी जी ने कहा, प्रशंसा भी बुरा मान जाता आदमी। अरे यार तुम चने के झाड़ पे चढ़ा रहे यार जब से बोल रहे। यानी आपकी मुसीबत हो जाती सामने वाले की कि कई बार वो अच्छे भाव से आके आपको तारीफ करता है कि सर आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या अच्छा लग रहा है यार, शर्मा बाबू को प्रमोशन हो गया, उसके 3 इंक्रीमेंट हो गए यार, तुम कह रहे हैं हमारा हो गया। ये आपके खालीपन का प्रतीक है। आप अगर भरे होते हैं तो आप मुस्कुरा देते हैं, कोई छेड़ता भी है तो आप उसकी हंसी में शामिल हो जाते हैं, हाँ यार ठीक है बढ़िया। अपने को भरने का ये काम हमने नहीं सीखा है। हम उस खाली बर्तन की तरह हैं जहां हम बजते ही रहते हैं, कोई छू भी लेता है। दावे बहुत हैं साहब, गीता का दर्शन, ये दर्शन, नवीनतम किताब आई है, अच्छाई की कठिनाइयाँ, बड़ा बड़ा ज्ञानार्जन चल रहा है, लेकिन किसी ने आपके मर्म को छू दिया, पागल हो गया। जी गोस्वामी। देखिए मैं आपको बताऊं, एक इसमें आपकी बात को सुनते हुए मुझे एक बात ध्यान आई। कई बार हम बहुत सी घटनाओं को बड़ी सहजता से आनंद में भी बदल सकते हैं अगर हम सहज हैं तो। व्यंग की अनुभूति बहुत सारे लोगों को परस्पर शब्दों का भान नहीं होता, तो भान नहीं होने से भी वाद प्रतिवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाती। मुझे तो आपको सुनते सुनते ध्यान आ रहा था कि जब वो आवाज़ गूंजी होगी अटारी से ऊपर कि अंधे का बेटा अंधा, तो दुर्योधन ने जब सुना होगा तो उसको बुरा लग गया, क्योंकि दुर्योधन तो रागी ही था। लेकिन अगर दुर्योधन वहाँ अपने हृदय को बड़ा करके कहता कि भाभी श्री आपने ठीक कहा, ससुर तो आपके ही हैं, ससुर तो आपके ही हैं, तो यहाँ पर एक व्यंग्य का तरीका बदल जाता। मैं आपको इसी पर एक सच्ची घटना बताता हूँ जो 60 के दशक के बाद की है। लाल बहादुर शास्त्री जी से एक बड़े नेता ने, वो कई बार अपनी सहजता में कपड़े फटे हुए भी, कुर्ता पीछे से कहीं खरोच लग गई। अब एक व्यक्ति ने, बड़े नेता ने उनसे कहा कि आप एक बहुत बड़े पद पर हैं महाराज, ये शोभा नहीं देता। जिन नेता ने ये बात कही वो दिखने में सुदर्शन थे। शास्त्री जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, आप देखिए कोई आपके फटे कपड़े की तरफ ध्यान दिला रहा है कि आप बड़े पद पर हैं, मंत्री पद पर हैं, आप कम से कम कुर्ता तो अपना ऐसा ना पहनिए जो फटा हो। तो उन्होंने कहा, आप बहुत सुदर्शन हैं, आप बहुत सुंदर हैं, रूपवान हैं, ढंग के कपड़े ढंग के व्यक्तित्व पर ही तो अच्छे लगेंगे। क्या बात, मैं कैसा हूं, मैं तो छोटा, मेरा कद है, न दिखने में न उसमें स्वरूप में, तो मैं तो कुछ भी पहन लूंगा, मोटा छोटा, किसको क्या फर्क। कितना अद्भुत उत्तर है। और इसीलिए 66 में उनका निधन हुआ, लेकिन आज भी लाल बहादुर शास्त्री मेरे मन में रचे बसे हैं, और मुझे लगता है करोड़ों भारतीयों के मन में रचे हैं। बुजुर्गों की तो एक पूरी पीढ़ी है उस दौर की जो उनके आह्वान पर आज भी एक समय भोजन करती है। बहुत आनंद आया गोस्वामी इसमें जी। आप ध्यान रखिए, ऐसे ही व्यक्तित्व और ऐसे ही चिंतन को पर किसी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, बड़ी अच्छी पंक्ति है वो, जीवन में याद रखिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो जग देखन आपनो मुझसे बुरा ना कोई। तो जब भी आप चारों ओर नजर डालें और आपको अच्छाई नजर आने लगे तो आप समझ लेना, ना आपको बुरा लगेगा, न बुरा दिखेंगे, न बुरा कोई कहीं की प्रक्रिया। मैं तो कल्पना करता हूँ गोस्वामी जी कि हनुमान जी जब रावण की सभा में बैठे थे, वो वानर को लेकर, वानर प्रजाति को लेकर नाना प्रकार की टीका टिप्पणियां हो रही थी, और इनकी तो पूंछ बहुत प्रिय है तो पूंछ काट दो, तो किसी ने कहा नहीं, काटना, अंग भंग करना उचित नहीं है, राजदूत बन के आया है, आग लगा देते हैं। हनुमान जी को जरा भी, जो हनुमान जी ये कहते हैं कि जो मेरा नाम ले ले सुबह उसको तो आहार ना मिले। अरे साहब क्या ऊंचाई है, और हम कह रहे हैं बुरा लग गया भैया, तो होली में बुरा नहीं मानियो यार, प्रसन्न रहियो, उन्मुक्त रहियो, आनंद में रहियो, बिल्कुल एकदम। जय जय होली की अग्रिम सब कामनाएं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। थोड़ा होली का असर है तो क्षमा कीजिएगा। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।